हेलो स्टूडेंट। आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 12th का एक बहुत अच्छा चैप्टर जिसे हम सरफेस के नाम से पढ़ते हैं उसकी स्टडी करेंगे। और जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि कुछ चैप्टर्स हमारे यहाँ थ्योरेटिकल है, जैसे केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ भी हमारे यहाँ जो बोर्ड के हिसाब से है केवल थ्योरेटिकल और समझ के लर्न करने वाला टॉपिक है। ऐसे ही ये सरफेस केमिस्ट्री भी आपके यहाँ एक बहुत बढ़िया चैप्टर है जिसमें कहीं कोई न्यूमेरिकल कहीं कोई फॉर्मूला, यानी ये उन बच्चों के लिए इजी होता है जो थोड़ा-सा मैथ्स में डरते हैं कि कैसे कैलकुलेशन करेंगे तो गलत हो जाएगा तो कहीं यूनिट लिखने में हम मिस्टेक्स ना करें। तो ऐसी बहुत छोटी-छोटी प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करने के लिए कुछ केमिस्ट्री के ऐसे टॉपिक्स आप लोगों को इंट्रोड्यूस कराए गए हैं जो आपके लिए मार्क्स स्कोर करना ईज़ी हो जाते हैं। ठीक है? तो इस सरफेस केमिस्ट्री के टॉपिक में हम पढ़ेंगे क्या? साइंस की केमिस्ट्री की इस ब्रांच में हमें स्टडी किस चीज़ की कराई जाएगी? सरफेस। सरफेस का मतलब होता है कि इंटरफेस। इंटरफेस मतलब जहाँ पर दो फिजिकल स्टेट या आपस में मीट आउट होती हैं, दैट इज़ अ बाउंड्री। इसको आप एक दूसरे वर्ड में वर्ड यूज़ कर सकते थे कि इस एक फैक्टर को जहाँ पर दो बल्क करेक्टर आपस में मीट आउट होते हैं, उस एरिया को कहा जाता है सरफेस। और उस सरफेस पे होने वाली जितनी भी प्रोसेसेस हैं, जितनी भी रिएक्शंस हैं, जितनी भी क्वालिटीज़, प्रॉपर्टीज़ हैं, उन्हें हम इस चैप्टर में वन बाय वन स्टडी करेंगे। तो जनरली इस चैप्टर को हम लोग जब स्टडी करते हैं तो 3 पार्ट्स में स्टडी करते हैं। वन इज़ कॉल्ड एडसॉर्प्शन, सेकंड, अब इस एड्सॉर्प्शन में भी हम कई चीज़ों को इंट्रोड्यूस करेंगे। व्हाट इज़ एड्सॉर्प्शन? इसी से मिलता-जुलता साउंड करता है हम लोगों को वर्ड एब्ज़ॉर्प्शन। तो इस एब में और इस एड में क्या डिफरेंस है? और इसमें कौन-कौन सी प्रोसेसेस पॉसिबल हो सकती हैं? कौन-सी इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स आ सकती हैं? और ये एड्सॉर्प्शन या एब्ज़ॉर्प्शन की जो प्रोसेस हम लोग 2 हैं डिफरेंट, इसमें से कौन-सी एक्सोथर्मिक है, कौन-सी एंडोथर्मिक है और क्यों हमेशा एक्सोथर्मिक होती है? ये सारा डिटेल जब हम एड्सॉर्प्शन का चैप्टर स्टार्ट करेंगे, चैप्टर क्या मतलब हेडिंग फॉर्म में इसको हम एक-एक करके एक्सप्लेन करेंगे। दूसरा इस चैप्टर की कंटिन्यूटी में आएगा कैटलिस्ट। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट फैक्टर है क्योंकि ये बाद में ऑर्गेनिक में जब हम जाएँगे तो डिफरेंट डिफरेंट कैटलिस्ट के साथ सेम रिएक्टेंट होते हुए भी डिफरेंट प्रोडक्ट्स फॉर्म होने लगते हैं। तो इसका मतलब कैटलिस्ट का अपना एक करैक्टर होता है। वो क्या करैक्टर होता है कि वो किसी भी रिएक्शन के रेट को ऑल्टर करने में पॉसिबल होता है। ऑल्टर मतलब हो गया चेंज करना। अब ये चेंज कई तरीके से हो सकता है, इंक्रीज़ भी हो सकता है, डिक्रीज़ भी हो सकता है, स्टॉप भी हो सकता है। तो ये भी हम उस हेडिंग में ही पूरा डिटेल पढ़ेंगे। पहले हम हमेशा किसी भी चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले बेटा उसके मेन कंटेंट और उस मेन कंटेंट की सब हेडिंग्स क्या हैं, एटलीस्ट इतनी नॉलेज को जब दिमाग में रखते हैं, तब हम वन बाय वन स्टेप को ईज़िली समझ पाते हैं। और तीसरा इस चैप्टर में बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट आएगा कोलॉइडियल सॉल्यूशन। देखो ये वर्ड जो है कुछ कुछ हमारी नॉलेज में होना चाहिए। क्यों? क्योंकि सॉल्यूशन फिजिकल चैप्टर में हम लोग पढ़ के आते हैं और सॉल्यूशन हमेशा जब भी मेकअप होता है तो दो फिगर में मेक होता है, सोल्यूट एंड सॉल्व। क्लियर? तो इसका मतलब अगर ये सॉल्यूशन है तो ये दो करेक्टर तो इसके पास हैं, लेकिन इन दोनों करेक्टर्स को अब हम जब कोलॉइडल सॉल्यूशन के रेंज में या कोलॉइडल सॉल्यूशन की फॉर्म में एक्सप्लेन करेंगे, तब बेटा सारा का सारा जो टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन है, वो इस सॉल्यूट के साइज़ की वजह से ही अलग नाम में कैटेगराइज़ किया जाता है। कि अगर सॉल्यूट का साइज़ बहुत छोटा है, तो वो ट्रू सॉल्यूशन यानी करीब-करीब 1 नैनोमीटर के आसपास का है, तो वो आ जाता है ट्रू सॉल्यूशन में। और अगर 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच का रेंज आता है, देन इट इज़ कॉल्ड कोलॉइडियल, जिसकी हम डिटेल स्टडी करेंगे। और अगर ग्रेटर देन 1000 हो जाएगा, तो वो कहला जाता है सस्पेंशन।
तब हम उसको कह देते हैं सस्पेंशन। क्लियर? तो हमारे पास इस टॉपिक में, इस चैप्टर में स्टडी करने के लिए कौन सा टाइप है? बीच वाला है, जिसमें सोल्यूट की रेंज 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर की है। तो इसमें भी हमें बहुत सारी चीज़ें पढ़नी है। व्हाट इज़ कोलॉइडल सॉल्यूशन, टाइप्स ऑफ कोलॉइडल सॉल्यूशन, क्लासिफिकेशन ऑफ कोलॉइडल सॉल्यूशन, प्रॉपर्टीज ऑफ कोलॉइडल सॉल्यूशन, एप्लीकेशन ऑफ कोलॉइडल सॉल्यूशन। तो इसमें भी बहुत सारी रेंज है, तो इसको भी हम लोग वन बाय वन स्टडी करेंगे। तो आई थिंक आपको ये तो क्लियर हो गया कि हमें इसमें पढ़ना क्या क्या है। हमें पढ़नी है मेन हेडिंग एड्जॉर्प्शन, हमें पढ़ना है मेन थिंग कैटलिस्ट, और हमें पढ़ना है कोलॉइडल सॉल्यूशन। तो आज की इस वीडियो में हम लोग डिटेल स्टडी स्टार्ट करते हैं। पहली हेडिंग जिसे हम कहेंगे कुल एड्जॉर्प्शन, और इस एड्जॉर्प्शन में बेसिकली हम लोग डिस्कस करेंगे व्हाट इज एड्जॉर्प्शन एंड टाइप्स ऑफ एड्जॉर्प्शन, थ्योरीज ऑफ एड्जॉर्प्शन, एंड लास्ट में एप्लीकेशन ऑफ एड्जॉर्प्शन इन द केमिस्ट्री, इन द इंडस्ट्रियल लाइफ, इन द डेली लाइफ। इज इट क्लियर? तो चलिए अब आप हमारे साथ स्टार्ट कर लीजिए अपने इस टॉपिक को, और अपनी कॉपी पे साथ ही साथ में समराइज करते हुए आगे बढ़िए। पहली हेडिंग एड्जॉर्प। ठीक, एड का मतलब हुआ ऐड होना। कहाँ पर ऐड हुआ? जैसे कि अभी मैंने आपको पहले ही स्टार्टिंग में बताया कि ये सरफेस केमिस्ट्री है, और सरफेस केमिस्ट्री बाउंड्री की केमिस्ट्री है, जहाँ पर दो बल्क एरिया आपस में मीट आउट हो रहे हैं। तो जब किसी भी सरफेस पे कोई भी चीज आकर के अटैच हो जाएगी, सिर्फ सरफेस पे, मैंने क्या कहा? सरफेस फिनोमिना है, तो हम केवल सरफेस की बात करेंगे। तो अगर सरफेस पे आएगी कोई भी मॉलिक्यूल आकर के कनेक्ट होगा, या सरफेस में कनेक्टेड मॉलिक्यूल्स रिमूव हो जाएगा, तो ये सारी की सारी प्रोसेस कहाँ पर हो रही है? किसी भी बल्क एरिया के सरफेस पे हो रही। तो ऐसे फिनोमिनन को, जिसमें हम अट्रैक्टिंग ऑफ मॉलिक्यूल, रिटेनिंग ऑफ मॉलिक्यूल्स के बारे में बात करेंगे, सरफेस चाहे वो लिक्विड का होगा या सॉलिड का होगा, ऐसी प्रोसेस को हम एडजॉर्ब। क्लियर? तो एडजॉर्प्शन की डेफिनेशन हमारे पास क्या बन के आ गई बेटा? कि द फिनोमिनन ऑफ अट्रैक्टिंग एंड रिटेनिंग of molecule of a substance on the surface of on the surface of a liquid or solid are called adsorb। क्लियर? तो इस पूरी डेफिनेशन की ब्यूटी किस एक टर्म पे कनेक्टेड हो गई? ऑन द सर्फ, क्योंकि यही इसका सबसे इम्पोर्टेंट की पॉइंट हो। ठीक, अब बेटा मैंने आपको दो बातें कहीं इतनी देर से समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि इसमें कोई एक सरफेस होगा, जिस सरफेस पे कोई भी मॉलिक्यूल अटैच होगा, या उस सरफेस से कोई भी मॉलिक्यूल डिटैच होगा। तो दो चीज़ें हुई, एक वो मॉलिक्यूल जो आकर के ऐड हो रहा है, और एक वो कंटेंट, वो कंपोनेंट जिस पे ये प्रोसेस प्रोसीड कराई जा रही है। तो इसीलिए एडजॉर्प्शन को और अच्छे टर्म्स में एक्सप्लेन करने के लिए हम दो वर्ड्स और अच्छे यूज कर सकते थे। एक एडसॉर्बेट, और दूसरा एडसॉर्बेंट। ठीक, अगर आप सॉल्यूशन को भी देखो तो वहाँ सॉल्यूशन बनाने में भी हम दो वर्ड्स यूज कर रहे थे। सॉल्यूशन के लिए कौन से दो वर्ड यूज करते थे? सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, है ना? तो यहाँ पर भी देखो दो चीजें आई, ईएनटी इसमें भी था, ईएनटी इसमें भी था। इसका मतलब ये वो एरिया था
जो अपने ऊपर किसी भी सब्सटेंस को अटैच करता है। किसी तरीके से सॉल्वेंट वो बल्क एरिया होता है जो अपने में सोल्यूट को डिसॉल्व करता है। ये बेटे केवल याद करने के लिए कंपैरिजन बता रही हूँ। ऐसा कुछ नहीं है कि आपको ऐसे कंपैरिजन करके याद करना। लेकिन हाँ, अगर कुछ शब्द, कुछ नॉर्मल प्रोसेसेस के वर्ड्स एक दूसरे से कंपेयर किए जा सकते हैं और हम अपने दिमाग में लंबे समय तक याद रख सकते हैं कि कहीं हम बेट को बेंट और बेंट को बेट ना लिखने लगे, तो हमेशा दिमाग में अपने स्ट्राइक करा ले कि सॉल्वेंट भी बड़ी एरिया होता है जिसमें हम सोल्यूट को मिक्स करते हैं। इसी तरीके से बेंट भी वो सरफेस एरिया होता है जहाँ पे 8 सब्सटेंस ऐड हो जाता है। तो आई थिंक मेरी बात कहने का मतलब अब आपको समझ में आ गया कि सब एड्सॉर्बेट इज अ सब्सटेंस thus adsorb on the surface of the molecule, that is called adsorbate, and the substance on which it is adsorbed and the surface on which it is adsorbed is called adsorbent. Clear? ये तो तब की प्रोसेस थी जब कोई भी सब्सटेंस अपनी किसी भी सरफेस पे आकर के अटैच होता है, तब हमने उसको एक वर्ड दिया एडसॉर्ब। और अगर जस्ट रिमूव हो जाए, जस्ट ऑपोजिट, जस्ट रिवर्स प्रोसेस हो जाए, रिवर्स मतलब अब मॉलिक्यूल में जो चीज एड्सॉर्ब थी वो उस सरफेस से निकल के बाहर चली जाए, तब रिवर्स प्रोसेस ऑफ एडसॉर्प्शन इज कॉल्ड डीसॉर्प्शन। क्लियर? तो दो छोटे छोटे कई वर्ड्स आ गए। व्हाट इज एडसॉर्ब, व्हाट इज एडसॉर्बेट, व्हाट इज एडसॉर्बेंट, व्हाट इज डीसॉर्ब। इसी से मिलता जुलता कि अभी तक हमने आपसे कहा कि सॉलिड या लिक्विड कोई भी सरफेस हो सकती है। यहाँ पर इन्होंने एक और वर्ड बच्चा बताया कि अगर हम सॉलिड सरफेस में भी मेटल की बात, अगर किसी एक मेटल सरफेस, एक सरफेस है मेटल, मेटल सरफेस पे गैस के मॉलिक्यूल आकर के एब्जॉर्ब हो जाएंगे, देन दिस सिंपल प्रोसेस कॉल्ड ऑक्यूलिजन। और अगर दोनों प्रोसेस एक साथ होने लगे, दोनों प्रोसेस कौन सी? एडसॉर्प्शन एज वेल एज एब्जॉर्ब। कहोगे मैम आपने एब्जॉर्प्शन तो बताया नहीं, लेकिन आप कह रहे हो कि दोनों एक साथ होने लगे, तो दोनों है क्या चीज? एक तो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन कर दी कि ये तो सरफेस फिनोमिना। एब्जॉर्प्शन का मतलब होता है बच्चा ये बल्क, बल्क फिनोमिनन मतलब पूरे होल ऑफ द मॉलिक्यूल में उस चीज को एब्जॉर्ब हो जाना, तो ये हो जाता है एब्जॉर्ब। और अगर यही चीज केवल सरफेस पे हो जाएगी तो हो जाएगी एड्सॉर्ब। और जिस समय व्हेन मतलब कुछ नंबर ऑफ केसेस ऐसे भी है जहां पर एड्सॉर्प्शन एज वेल एज एब्जॉर्प्शन टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली, देन द प्रोसेस इज सॉर्प्शन। क्लियर? तो अब यहाँ तक के फैक्ट कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी निकाली कि आप नोट्स रखिए। व्हाट इज एब्जॉर्प्शन, व्हाट इज एडसॉर्बेट, व्हाट इज एडसॉर्बेंट, व्हाट इज ऑक्यूलिजन एंड व्हाट इज सॉर्ब। इनमें से 1 मार्क्स के आपके पास कहीं ना कहीं ज़रूर इंट्रोड्यूस हो जाए। अब हमारे पास आता है कि इस एडसॉर्प्शन की प्रोसेस की मैकेनिज्म, कैसे ये सरफेस पे काम करता है और क्यों। क्वेश्चन आता है कमेंट, एडसॉर्प्शन इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस।
कैसे आप अपनी बात से, कैसे आप अपने लॉजिक से, कैसे आप अपने फैक्ट से ये प्रूव करोगे कि एड्सॉर्प्शन जो है वो एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस होती है। ठीक, सिंपल सी बात थी बेटा। अभी हमने मैकेनिज्म के लिए कहा कि मैकेनिज्म जब सरफेस पे होने वाले पॉइंट को डिस्कस, मान लीजिए एक हमने लिक्विड लिया और लिक्विड की इस सरफेस पे देखा और इस सरफेस पे जो मॉलिक्यूल लगा उस पे फोर्स, उस पे फोर्स इस साइड पे था। मान लीजिए ये हमारा एक मॉलिक्यूल यहाँ आया, यहाँ आया, यानी ये नीचे की तरफ कहीं पर किसी भी तरीके से वर्कआउट कर सकता। तो ऐसी सिचुएशन पर दो तरीके के force लगते हैं, एक एडिसिव और एक कोहेसिव। जब मॉलिक्यूल हमारे इस सरफेस पे आकर के अटैच होता है तो इस सरफेस के जितने ओपन पोर्स थे वो सारे के सारे क्या हो जाते हैं, ब्लॉक हो जाते हैं और मॉलिक्यूल एक रेगुलर पैटर्न में अरेंज हो जाता है। एम आई राइट? और आपने थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ा था डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, वेयर डेल्टा जी इज द गिब्स फ्री एनर्जी, डेल्टा एच is the change in enthalpy and S is the entropy of the system. ठीक, इंट्रोपी क्या होती है? जो कि रैंडमनेस की क्वांटिटी को मेजर कर। क्लियर? और डेल्टा जी निगेटिव होता था तब रिएक्शन स्पॉन्टेनियस इक्वल होता था, यानी इक्वल टू जीरो होता था तो इक्विलिब्रियम की कंडीशन आती थी, और पॉजिटिव होता था तो नॉन स्पॉन्टेनियस। ये हम लोग पिछली क्लासेस में पढ़ गए हैं। तो जब एड्सॉर्प्शन की प्रोसेस होती है तो जो रेसिडुअल फोर्स ऑन द सरफेस ऑफ द एड्सॉर्बेंट होता है वो डिक्रीज होने लगता है। क्यों? क्योंकि वो दूसरे के साथ काम कर रहा है। अब यहाँ पर धीरे धीरे नंबर ऑफ फोर्स कम हो जाएंगे, या हम थर्मोडायनेमिक्स की लैंग्वेज में कह दें तो यहाँ पर हमारी एंट्रोपी क्या हो रही है, रेंडमनेस कम हो रही है। रेंडमनेस कम हो रही है इसका मतलब एंट्रोपी भी कम होती चली। जितना ज़्यादा रेंडमनेस, जितनी ज़्यादा अनसिस्टमेटिक फैक्टर होगा वो उस मॉलिक्यूल में एंट्रोपी उतनी ज़्यादा होती है, और जितना वो सिस्टमेटिक होता है उतनी उसकी एंट्रोपी कम होती है। तो मैं दोनों तरीके से आपको बता रही हूँ कि जब कोई सरफेस पे कोई भी एड्सॉर्बेंट पे जाता है तो इस एड्सॉर्बेंट का जो सरफेस का फोर्स वो धीरे धीरे डिक्रीज, इसका मतलब जब सरफेस एनर्जी डिक्रीज हो जाएगी तो अपीयर, इसका मतलब हो जाएगा कि हीट ऑफ एड्सॉर्प्शन जो है वो क्या होता है यहाँ पर, निगेटिव होता है। यानी डेल्टा एच शुड बी निगेटिव आ जाएगा, और जब डेल्टा एच निगेटिव आ जाएगा तो रिएक्शन इज एक्सो। ये हुई थ्योरेटिकल एनालिसिस। अब यहाँ पर आ जाइए, यहाँ पर दो फैक्टर्स के लिए पर डेल्टा जी निगेटिव डिपेंड करता है, डेल्टा एच पर और टी डेल्टा एस पर। अब अगर ये कम हो जाएगा बेटा तो इसका मतलब ये ज़्यादा होगा, और ये ज़्यादा हो गया और ये कम हो गया तो तब तो हमारा डेल्टा जी पॉजिटिव आने लगेगा, है ना? तो हमें डेल्टा जी रिएक्शन को चलाने के लिए चाहिए निगेटिव। इसका मतलब जब ये कम होगा तो इसको और भी कम आना होगा। अगर ये डेल्टा एच निगेटिव 5 और निगेटिव 3 होगा तभी तो रिजल्टेंट निगेटिव 8 आएगा। तो डेल्टा जी को निगेटिव बनाने के लिए एंथैल्पी शुड बी निगेटिव, तभी हमारी रिएक्शन हो पाएगी। तो एड्सॉर्प्शन की प्रोसेस कब हो पाएगी? जब डेल्टा एच निगेटिव हो जाएगा, और जब डेल्टा एच निगेटिव हो जाएगा तो रिएक्शन इज ऑलवेज एक्सोथर्मिक। क्लियर? अब नेक्स्ट इसी प्रोसेस को अगर आप करें, एड्सॉर्प्शन जो है बेटा वो दो तरीके के हुए। वन इज पॉजिटिव एड्सॉर्प्शन एंड सेकेंड वन इज निगेटिव। What do you mean by positive adsorption? When the concentration of the adsorbate is more than the surface of the adsorbate. Yep.
एडसॉर्बेट का कंसंट्रेशन ऑफ बेट, एडसॉर्बेट is greater than adsorbent, then the adsorption is positive. And if the concentration of the adsorbate increases in the bulk, इसको हमने बढ़ाते चले गए आफ्टर एड्सॉर्प्शन, तब क्या होने लगेगा, ये नेगेटिव। तो दोनों ही तब ये गाड़ी रिवर्स गियर में चली जाएगी। और इसके बहुत छोटे छोटे एग्जांपल्स अगर हम लोग जनरल देखें, कि अगर डाइज, केमिकल डाइज होती है, उसमें अगर हम चारकोल का एक पीस डाल दें तो देखिए थोड़ी देर बाद इस डाई का कलर जो है वो लाइट होने लगा। क्यों? क्योंकि जो कुछ डाइज के पार्टिकल्स हैं वो इस चारकोल के पीस के ऊपर अटैच हो गए, तो यहाँ पे कंसंट्रेशन ऑफ द एडसॉर्बेट कम हो गया सोल्यूशन के अंदर। जब सोल्यूशन के अंदर पार्टिकल्स कम हो गए तो कलर भी लाइट। कुछ अगर आप सब अपना एक सिंपल एग्जांपल भी देखें तो आप लोग नई पानी की बोतल खरीद के लाते हैं जब, और उस पानी की बोतल को जब आप ओपन करते हैं तो उसके अंदर एक छोटी सी पुड़िया रखी होती है, उसके ऊपर छोटे छोटे ग्रेन्यूल्स रखे होते हैं। क्यों? क्योंकि वो इस बॉटल के मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर रहे हैं। तो ये जो आप उसके अंदर एक छोटे से कुछ ग्रेन्यूल्स की पुड़िया रखी होती है, क्या होती है? ये एनुअल चार्ज होता है, सिलिका जेल होता है, क्योंकि सिलिका जेल जो वो क्लोज नॉइस को रिमूव करने के लिए। क्लियर? तो अब इस एरिया के प्रोसेस में हमारे पास जिस्ट क्या आ गई कि एड्सॉर्प्शन एक्सोथर्मिक है, जो सरफेस पे हो रहा था वो क्यों एक्सोथर्मिक था, क्योंकि डेल्टा एच नेगेटिव आ रहा था। और यहाँ पर आपने टाइप्स ऑफ एड्सॉर्प्शन के बारे में पढ़ा, जिसमें पॉजिटिव एंड नेगेटिव, और कुछ जनरल एग्जांपल्स आपने दिमाग में रखे। यहाँ तक बात समझ में आ गई। नेक्स्ट इस टॉपिक की इम्पोर्टेंस ये है कि अगर हम एड्सॉर्प्शन को देखें तो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो इसको इन्फ्लुएंस करते हैं ना, कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो इस एड्सॉर्प्शन की प्रोसेस को इंक्रीज कराएंगे, या हमें ज़रूरत पड़े तो डिक्रीज भी कराएं, क्योंकि काम तो दोनों ही होने चाहिए। तो generally all solid absorb gases to some extent. Clear? And the exact amount of gas absorbed depends upon a number of factors. Gas ad depend upon number of factors. कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो गैस को इन्फ्लुएंस करेंगे? पहला, नेचर एंड सरफेस एरिया ऑफ एडसॉर्बेंट। सबसे पहला तो यही आदमी काम कर रहा है जो मेन, जो अपने में उस एडसॉर्बेट के मॉलिक्यूल को एब्जॉर्ब करा रहा है, उसका नेचर क्या है, वो काम करने के लिए रेडी है भी या नहीं, और अगर रेडी है तो उसके पास कैपेसिटी कितनी है, कितना एरिया है जिसमें वो इसको प्रोसीड करा सकता है। सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे पहला फैक्टर यही है जो उसको चेंज कर सकता है। दूसरा, नेचर ऑफ द गैस बीइंग एब्जॉर्ब। सेकेंड, nature of the gas being adsorbed। अब जो गैस आप एब्जॉर्ब करा रहे हैं उसका नेचर क्या है, वो इस एब्जॉर्बेंट के साथ कनेक्ट होता चाहती है कि नहीं चाहती। देखो सिंपल सी बात है बेटा, जब तो अगर आप अपने ऊपर रख के पढ़िए तो एक बच्चा एक टीचर के साथ अगर पढ़ाई कर रहा है तो टीचर का मूड है पढ़ाने का या नहीं है, और अगर है तो वो कितना टाइम आपको दे सकती है।
दूसरा नेचर इस बच्चे का है कि वो इस टीचर के साथ पढ़ना चाहते हैं कि नहीं चाहते, और अगर चाहते हैं तो किस टाइम पर चाहते हैं और कितना चाहते हैं। तो तीसरा और इम्पॉर्टेंट फैक्टर हम रख सकते थे टेम्परेचर, क्योंकि एक पर्टिकुलर टेम्परेचर के बाद तो गैस जो है वो इवोपरेट होने लगेगी तो रिएक्शन जो है वो इफेक्ट कर जाएगी। चौथा फैक्टर इसमें हम लिख सकते थे एक्टिवेशन ऑफ द सॉलिड एडसॉर्बेंट। एक्टिवेशन ऑफ सॉलिड एडसॉर्बेंट। और अभी आप केमिकल काइनेटिक्स की अगर आपने वीडियो देखी थी तो वहाँ पे एक वर्ड हमने एक्टिवेशन एनर्जी कारी के हिसाब से आपको बताई थी कि काम करने के लिए, वर्कआउट करने के लिए जितनी मिनिमम एनर्जी हमें रिक्वायर्ड होती है, वो उस कंटेंट की एक्टिवेशन होती है। अगर हम किसी तरीके से इस एड्सॉर्बेंट की, जो उसमें कि हमको काम सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट एरिया है, ये सरफेस एरिया, अगर हम इसकी कैपेसिटी को, इसके सरफेस एरिया को बढ़ा, इस एरिया को कैसे बढ़ा सकते हैं, उसके सरफेस एरिया को हम कैसे एक्टिव कर सकते हैं। पहले अगर हम इस बात को, तो हमारा एड्सॉर्प्शन की प्रोसेस भी इंक्रीज, हम इस सरफेस को और एक्टिव करने के लिए अगर इस रफ, जितने ज़्यादा एक्टिव, जितने ज़्यादा फोर्स का अट्रैक्ट सरफेस एड्सॉर्बेंट रफ। दूसरा, अगर हम इस एक बड़े एड्सॉर्बेंट छोटे छोटे पीसेस में बोल डिवाइड कर, जैसे कि अगर एक टीचर को कहा जाए कि 6 घंटे पढ़ाओ और उसकी जगह 3 टीचर्स 2-2 घंटे के लिए अलॉट कर दिए जाएँ, तो आई थिंक कि जो ये छोटे-छोटे पीसेस में काट के 2-2 घंटे एक-एक टीचर को दिया गया है, यहाँ पर आपका आउटपुट एज़ कंपेयर टू वन टीचर जो 6 घंटे लगातार पढ़ाएगा, उसमें कहीं ज़्यादा अच्छा मिलेगा, क्योंकि 2 घंटे में जब ये थक गया, तो ये फुल एनर्जी वाला फिर आपके पास आ गया। फिर जब तक ये थकने लगा, फिर फुल एनर्जी। तो जितना ज़्यादा सरफेस एरिया, जितने ज़्यादा पीस होते चले जाएँगे, उसके एक्टिव सेंटर्स सोर्स के उतने ज़्यादा ओपन होते चले जाएँगे। दूसरा हमारे पास एक तरीका और क्या आ गया कि हम इनको डिवाइड कर, इसको एड्सॉर्बेंट डिवाइडेड टू स्मॉल पीस, क्लियर। एंड लास्ट और चौथा एक क्राइटेरिया था कि अगर सरफेस पे जो भी गैस पार्टिकल्स लगे के अंदर थोड़े बहुत, या जो भी लगे, पहले इसको क्लीन कर देंगे तो सारे के सारे फोर्स ओपन हो जाएंगे और इजी by removing of the gases already adsorbed। क्लियर। अब ये तीनों कि अगर एरिया रफ कर, स्मॉल पीसेस में डिवाइड कर दें और ऑलरेडी जो पहले गैस रिमूव कर दें, तो हम इस इवेंट के वर्किंग क्राइटेरिया को बहुत ज़्यादा इंक्रीज करा सकते। क्लियर। नेक्स्ट, जब हमने इसकी वर्किंग क्राइटेरिया को इंक्रीज करा लिया, अब हीट एड्सॉर्प्शन है कितने तरीके के जो हम इतनी देर से मेहनत कर रहे हैं, तो नेक्स्ट हेडिंग आ गई आपकी टाइप्स ऑफ एड्सॉर्प्शन। 2 तरीके के एड्सॉर्प्शन होंगे, क्योंकि अगर सिर्फ सरफेस पे ही हो रहा है बेटा, तो या तो ये इस पे जाकर के केवल यहीं पे पेस्ट हो जाएगा, यानी ये केवल फिजिकली अटैच्ड होगा। तो अगर ये फिजिकली अटैच्ड होगा तो इसको कहेंगे फिजिकल एड्सॉर्प्शन। और अगर ये इस पार्टिकल के साथ केमिकली रिएक्ट कर जाएगा, तब हम उसको कहेंगे केमिकल एड्सॉर्प्शन। केमिकल एड्सॉर्प्शन को एक और वर्ड केमिसॉर्प्शन भी कह सकते, केमिसॉर्प्शन। और
फिजिकल एड्जॉर्प्शन को फिजियोप्शन भी कह सकते हैं। क्लियर? तो जब केवल सरफेस में वीक वॉन्डरवॉल फोर्स के कारण कोई भी एड्जॉर्बेंट पे कनेक्ट होगा, तब वो कहता है फिजिकल एड। सेकेंड, फिजिकल एड्जॉर्प्शन है वो रिवर्सिबल नेचर है, क्योंकि एक बार वो अटैच होगा और दोबारा ये फिर से रिटेन होने की टेंडेंसी रखेगा। यानी पहली करेक्टर फिजिकल एड्जॉर्प्शन में आ गई, ये हमेशा वीक वॉन्डरवॉल फोर्सेस से कनेक्टेड। वीक वॉन्डरवॉल फोर्स से कनेक्ट। दूसरा, अगर ये वीक फोर्स है तो इसका मतलब ये रिमूव भी जल्दी हो जाएंगे। जब ये रिमूव जल्दी हो जाएंगे, इसका मतलब कि ये रिवर्सिबल प्रोसेस। केवल सरफेस पे कनेक्टेड है, इसका मतलब कोई भी केमिकल रिएक्शन नहीं होने की वजह से ये किसी भी तरीके का कंपाउंड फॉर्म नहीं करेगा। ठीक? तो नो कंपाउंड फॉर्म। और जब इसको केमिकली रिएक्ट ही नहीं करना है, कोई केमिकल बॉन्ड ही नहीं बनाना है, तो इसका मतलब हमें यहाँ पर एक्टिवेशन एनर्जी भी रिक्वायर्ड नहीं हुई, क्योंकि एक्टिवेशन एनर्जी हम लोग ने अगर पढ़ी थी तो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनाने में जो मिनिमम एनर्जी खर्च हुई, तो खर्च कब होती है, कंज्यूम कब होती है, जब ओल्ड बॉन्ड ब्रेक हो और नए मेकअप हो। यहाँ तो ना कोई बॉन्ड बन रहा है ना कोई बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पर हमें एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन भी रिक्वायर्ड नहीं होगा। चौथ नेक्स्ट इसकी करेक्टरिस्टिक्स हो सकती थी कि चूंकि ये सरफेस पे हो रहा है, तो इस पे कई सारे ग्रेन्यूल्स आपस में एक लेयर के ऊपर दूसरी लेयर, मान लीजिए एक लेयर तो सीधी डायरेक्ट सरफेस पे आ गई, दूसरी इसके ऊपर आ जाती, तीसरी इसके ऊपर आ जाती, यानी ये कई लेयर्स तक आपस में, क्योंकि जब इसके एक्टिव सेंटर्स होंगे तो वो आगे वाले को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे। इसका मतलब जो फिजिकल एब्जॉर्प्शन है वो हमेशा मल्टी मॉलिक्यूलर लेयर फॉर्म करे, मल्टी मॉलिक्यूलर लेयर्स को फॉर्मेट। और लास्ट आप ऑल सम एक्सटेंट, कुछ ना कुछ तो गैस है, तो किसी भी सॉलिड पर चाहे थोड़ी होगी, चाहे 5%, 3%, 8%, 10%, ये तो अकॉर्डिंग टू द नेचर और अकॉर्डिंग टू द कंडीशन। तो ये फैक्टर्स थे जो फिजिकल एब्जॉर्प्शन में कंसीडर होंगे। अब अगर आप केमिकल को देखिए तो जस्ट अपोजिट टू द फिजिकल, क्योंकि केमिकल में क्या हो रहा है कि वो केमिकल बॉन्ड बनाए, और केमिकल बॉन्ड बनाने का मतलब कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन केमिकल्स, और जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक दूसरे के साथ लग जाता है तब ये एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड हो जाता है, और स्ट्रॉन्ग बॉन्ड हो जाता है तब ये आसानी से फिर से आज यूजुअल कंटेंट में ब्रेक नहीं हो पाता, क्योंकि जब कोई भी दो डिफरेंट करेक्टर्स आपस में मिल करके एक जगह पे रहना चाहते हैं बेटा, तो दोनों को कुछ ना कुछ अपनी करेक्टरिस्टिक को छोड़ना पड़ता है और एक नई कंडीशन पे आकर के एडजस्ट होना पड़ता है। तो जब एक नई कंडीशन पे आकर के ये एडजस्ट होंगे, और अगर अब हम चाहें कि इनको हम फिर से ओरिजिनल वे पे ले आए, तो इट्स नॉट पॉसिबल, क्योंकि अब जब ये ब्रेक होगा तो हो सकता है कि ब्रेक होते समय दोनों के एनर्जी लेवल में वो यूनिटी ना आए, वो यूनिफॉर्मेलिटी ना आए, जब वो कनेक्ट हो रहा था तब उसके अंदर थी। इसका मतलब अगर ये केमिकल बॉन्ड फॉर्म करेगा केमिज ऑप्शन में, तो यहाँ पर ये रिएक्शन नॉन रिवर्सेबल होगी, ये फिर से अपने कंडीशन में पॉसिबल नहीं होगा। तीसरा इसने कहा कि अब जब ये केमिकल बॉन्ड बना रहा है, दोनों अपने अपने करेक्टरिस्टिक को छोड़ करके एक नई चीज को मेकअप कर रहे हैं, इसका मतलब यहाँ पे कंपाउंड बन नहीं रहा था, लेकिन यहाँ पे एक नया कंपाउंड बन के रेडी हो जाएगा। यहाँ पर एक्टिवेशन एनर्जी रिक्वायर्ड नहीं थी, क्योंकि कहीं भी कोई भी एनर्जी का लॉस नहीं था, ब्रेकअप और मेकअप नहीं था। लेकिन जब ब्रेकअप और मेकअप की कंडीशन आएगी तो हमें एनर्जी भी रिक्वायर्ड होगी, एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन भी ज़रूरी होगा। और ये हमने लास्ट में यहाँ पे बताया कि ये मल्टी मॉलिक्यूलर लेयर होगा, लेकिन केमिकल बॉन्डिंग में क्या होगा कि चूंकि जब दोनों आपस में एक दूसरे के साथ मिल गए, दोनों के अपने अपने ऑक्टेट कंप्लीट हो गए,
अब ये दोनों तीसरे को एडजस्ट कैसे कर सकते हैं? देखो, केमिकल बॉन्डिंग जो था, ये आपका क्लास 11th में एक बहुत बढ़िया टॉपिक है, इसका वीडियो भी मैं आपको दूँगी और इसको आप समझिएगा। केमिकल बॉन्डिंग का मतलब होता था केमिकल्स के बीच की बॉन्डिंग। बॉन्डिंग का मतलब क्या हुआ? अट्रैक्शन। क्यों हमारे आपके बीच में बॉन्डिंग है? कि अपनी अपनी रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करना, और केमिकल्स की रिक्वायरमेंट्स के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी स्टेबिलिटी को गेन आउट करना। स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन करने के लिए ऑक्टेट फैक्टर को कंप्लीट करना। तो जब दो अलग अलग कंटेंट आपस में हैं, इनके पास 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं आउटर मोस्ट में, और दूसरे के पास भी 6 हैं, और दोनों आपस में कहते हैं कि चलो ठीक है, दो तुम और मेरे और मैं तुम्हारे लेकर के शेयर करके आपस में बाइंड अप हो गए। अब जब दोनों के बीच में ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, तो ये तीसरे एक आदमी को अपने साथ कैसे कनेक्ट कर सकते हैं? इनकी सरफेस में अब मॉलिक्यूल्स ही नहीं है, क्योंकि अब ये स्टेबिलिटी को गेन आउट कर चुके हैं। तो जब ये अपने ऑक्टेट को कंप्लीट कर लेंगे, तब ये किसी को भी एंटर और नहीं करवाएंगे, यानी तब ये सरफेस पे केवल एक ही लेयर में कनेक्ट हो सकते थे, इससे ज़्यादा पॉसिबिलिटी नहीं थी। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या आ जाएगा? इट फॉर्म यूनी लेयर, यूनी मॉलिक्यूलर लेयर फॉर्म। ये दोनों के बीच में आप इसको डिफरेंस कह लीजिए, ये आप दोनों को करेक्टरिस्टिक्स कह लीजिए, इसमें आप दोनों का टर्मिनोलॉजी एक्सप्लेनेशन कह लीजिए। आपको जिस भी फॉर्म में पूछा जाएगा, आपको अपने आंसर को रेडी करना है। अब सबसे अच्छी बात ये आई कि ये सब तो हम थ्योरी की बात कर रहे हैं। अगर हम कितना कंटेंट ऑफ एड्सॉर्ब सब्सटेंस एड्सॉर्बेंट पे कनेक्ट होता है, इस एक बात को फॉर्मूलेटेड फॉर्म में समझना चाहें, यानी एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन को एक्सप्लेन करना चाहें, इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन प्रेशर या कंसंट्रेशन, तब समझाने के लिए एक साइंटिस्ट ट्रिंक्लिक एडसॉर्प्शन, आइसोथर्म। देखो, इसको भी समझने के लिए पहले एक एक वर्ड को समझ लीजिए बहुत आराम से, तब आप इसका एक्सप्लेनेशन और इसके फॉर्मूले को बहुत आसानी से लर्न कर सकते हैं, दिमाग में रख सकते हैं। ये तो हैं साइंस जिन्होंने इस पे वर्कआउट किया। एड्सॉर्प्शन हमने पढ़ लिया, सरफेस का फिनोमेना था। करना कब कंसीडर है? आइसोथर्म। आइसो मीन्स सेम एंड थर्म मीन्स टेम्परेचर। थर्म मीन्स टेम्परेचर, यानी जब सेम टेम्परेचर पर हम गैसों के एक्सटेंट के बारे में पढ़ेंगे, तब हम देखेंगे कि कितनी गैस के मॉलिक्यूल्स उस सरफेस पे एड्सॉर्ब होते हैं। उस एक रेशियो को एक्सप्लेन करने के लिए प्रिंस्टिक ने अपना आइसोथर्म कर्व दिया, एक ग्राफ दिया, और वो ग्राफ कहता था कि स्टार्टिंग में जब हमने एड्सॉर्ब कराना शुरू किया, तब अभी रिएक्शन की स्टार्टिंग, देन थोड़ी देर के बाद एक्टिव हुए, और एक्टिव होने के बाद थोड़ी देर के बाद वो कांस्टेंट हो गए। अब इसको तुम अपने ऊपर रख के, जब हम लोग ने क्लास स्टार्ट करी तब हमारा ये पीरियड, और जब हमने क्लास स्टार्ट करी उसी समय आप सब के सब एकदम कंसंट्रेट नहीं हुए मैम के साथ कि पता नहीं मैम क्या पढ़ाने जा रही हैं, बोरिंग है, नहीं समझ में आएगा, ऐसा है वैसा है। बहुत सारे बच्चों के बहुत सारे कंसेप्ट। तो जो स्टार्टिंग का एरिया था, वो केवल आपका ये सोचने में बीत गया कि हमें क्लास को में एक्टिव होना भी है या नहीं होना। लेकिन जब अगर थोड़ी देर कहीं गलती से आपने क्लास को बैठ के सुना, तो आपको लगा नहीं ये हमारे काम की चीज़ है, और आपने उसको सुनना शुरू किया। ये वो पीरियड है जो ग्रीन कलर से शो कर रही हूँ, जिसमें आपने उस पढ़ाई हुई बात को ग्रैप्स किया, और पढ़ाने पढ़ाने वाला तो नहीं थका, लेकिन आप पढ़ते-पढ़ते अब एक लिमिट के बाद कि अब मैम इससे ज़्यादा हम आज की डेट में अपने दिमाग में
नहीं रख पाएँगे, अब आपका कंटेंट टेंट। तो टीचर ने तो यहीं से बोलना शुरू किया था, यानी देना तो मुझे यहाँ से था आपको, लेकिन आपने कितना फैक्टर कंज़्यूम किया? केवल वो बीच का वेरिएशन पार्ट जहाँ पर आप जाकर के एक्टिव हुए, जहाँ पर जितना ज़्यादा आपको घर से प्रेशर दिया जाता है या स्कूल में टीचर प्रेशर देती हैं या आपके फ्रेंड्स का चारों तरफ से सराउंडिंग से प्रेशर होता है, उतना ही आप काम करते हैं, उतना ही आप रिज़ल्ट निकाल। जहाँ हम लोग लीनिएंट हो जाते हैं कि अच्छा बेटा आज नहीं आप कल काम करके दे दीजिएगा, वहीं पर आपका रिज़ल्ट डिक्रीज़ करने लगता है। तो इसका मतलब जो इन्होंने आइसोथर्म की बात करी, तो कौन प्रेशर तो उन्होंने कांस्टेंट सॉरी टेम्परेचर तो उन्होंने कांस्टेंट कर दिया, बढ़ाया क्या? प्रेशर। तो इसका मतलब ये ग्राफ ने कहाँ से आपको दिखाया? प्रेशर का उस एडज़ॉर्ब फैक्टर के साथ जो कि एडज़ॉर्बेंट की सरफेस पे हुआ था, कितना हुआ था, वो इस ग्राफ ने एक्सप्लेन किया। तो जो हमारा एडॉप्ट सरफेस पे होने वाला कंटेंट था स्टार्टिंग में, मान लीजिए तो आप क्या एक्स बाई एम इज इक्वल के इंटू पी ने एकदम हाई प्रेशर से काम शुरू किया। और जब हमने प्रेशर से शुरू किया तब आप थोड़ी देर के लिए एक्टिव हुए और आपने एब्जॉर्ब किया एक्स बाई एम इक्वल के पी वन है। और जहाँ पर आपके अंदर की कैपेसिटी ने जवाब दे दिया अब नहीं हो सकता, अब हम एब्जॉर्ब नहीं कर सकते, तो ये आ जाएगा एक्स एम ए डी। तो ये 3 स्टेज इसमें आप अलग-अलग करोगे कि एट द हाई प्रेशर एक्स बाई एम बिकम्स इंडिपेंडेंट ऑफ द वैल्यू ऑफ द प्रेशर, तब वो उस रेंज से बाहर चला गया और तब एक्स बाई एम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। बहुत ज़्यादा बच्चे पे प्रेशर लगा देते, तुम टॉप करो, तुम टॉप करो, टॉप करो, और पास नहीं हिम्मत है, तो फिर वो कहता है मैं कुछ भी नहीं करता क्योंकि टॉप मैं कर नहीं पाऊँगा, कम नंबर आएँगे तो फिर घर में डाँट पड़ेगी, इसलिए उसका पर है अ, ग्राफ से वो बाहर निकल जाता है। लेकिन जब इंटरमीडिएट रेंज में होता है कि हाँ, हम कहते हैं कि ठीक है बेटा, आपकी कैपेसिटी अगर 70% की है, तो हम एक्सपेक्ट करते हैं 80 तक आए, तो हमने एक रेंज दे दी कि 70 से 80 के बीच में आनी चाहिए। तब वहाँ पर वेरिएशन होता है और ये वेरिएशन जो पी की पावर का रेंज है, वो 1 से लेकर के 0 के बीच चाहिए फॉर अ स्मॉल रेंज ऑफ प्रेशर वैल्यू। बहुत ज़्यादा हम रेंज नहीं करेंगे। तब ये आ जाता है एक्स बाई एम इज डायरेक्टली टू द पी वन टू द पावर एन। और यही वो एक स्पेस है जहाँ पर हमारे पास रिजल्ट के आने की कुछ गुंजाइश होती है, इसमें हम कुछ गेन आउट करने की कंडीशन में होते हैं। तो एक्स बाई एम क्या है? जो एडॉर्ब सब्सटेंस का एडॉर्बेंट पर कितना हुआ, वो है एक्स बाई एम। एक्स जो एडॉर्ब हो रहा है, एम मतलब उस सरफेस पे जिसपे कि हमें कराना। आप सरफेस हो, मैं इतनी देर से पढ़ा रही हूँ कि मैं आपके अंदर कुछ चीज़ों को एब्जॉर्ब ही करा पाऊँ, ना एब्जॉर्ब करा पाऊँ तो एटलीस्ट एडॉर्ब तो करा पाऊँ। और जब इसको आपने तो एक्स बाई एम के टू पी वन है क्लियर। और इसको हमने रिलेशनशिप को कहा फ्रंटिक एडॉर्ब आइसोथर्म। और इसकी वैलिडिटी और न्यूमेरिकल वैल्यूज के दोनों साइड पे लॉग लगा दिया, तो लॉग में आपको केमिकल और अलग से भी वीडियो दिए, तो लॉग एक्स बाई एम इक्वल टू आ गया लॉग के प्लस 1 बाई एन आगे आ गया 1 बाई एन लॉग पी क्लियर। और इस इक्वेशन को जब लॉग के साथ बना तब कैसे इसका ग्राफ मेकअप होगा, वो आप अपने आप बना के देख लीजिए कि वन साइडेड log x by m, अनदर साइड log p। यहाँ से यहाँ तक हमारा इंटरसेप्ट log k की वैल्यू आ गई, ये यहाँ तक इंटरसेप्ट log k
ग्राफ हमारा यहाँ से स्टार्ट हुआ और यहाँ से डॉटेड लाइन ली। क्यों? क्योंकि ये 1/n फ्रैक्शन है और उसके बाद ये लाइन ये जो हमारा स्लोप आया, ये जो आएगा वो इक्वल हो जाएगा, आई थिंक यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अब इसकी लिमिटेशंस थी बेटा, क्योंकि ये हर जगह पे एप्लीकेबल नहीं किया जा पा रहा था, एक पर्टिकुलर प्रेशर पे आने पर ही ये काम कर पा रहा था। एट हाई प्रेशर पर इसको हम कंसीडर नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि इसकी केवल एक रेंज थी जिस रेंज में हम इसको कंसीडर कर सकते थे। ठीक, तो इसका यूज़ केवल फिजिकल एड्जॉर्प्शन के लिए था, जहाँ पर हम मल्टी मॉलिक्यूलर लेयर्स को फॉर्म कर रहे थे। अब अगर यही एड्जॉर्प्शन सॉल्यूशन के केस में कंसीडर कर लिया जाता, तो गैस की बात हमने करी, तो गैस है तो प्रेशर से काम चलाया, और अगर ये सॉल्यूशन होता तब हमें क्या लगाना पड़ता? कंसंट्रेशन। और जब हम कंसंट्रेशन लगा देते तब इसी फ्रुंस्टिक के आइसोथर्म कर्व में थोड़ा सा चेंज आ जाता और ये इक्वेशन फॉर्म हो जाती एड्जॉर्प्शन फ्रॉम सॉल्यूशन। सॉल्यूशन हम किस में कंसीडर करते हैं बेटा? कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन मोल्स पर लीटर में आती है, तब हमारा इस पी की जगह पर फैक्टर आ जाएगा सी, एंड द रिलेशन इज x/m इज इक्वल टू k C1 पावर। और इसकी इक्वेशन को भी हम लोग लॉगरिथम में ले लेंगे, तो इक्वेशन जाएगी log x/m इज इक्वल टू log k प्लस 1/log c। ये दोनों log a इंटू बी, और b के ऊपर पावर्स आ गई, पावर्स आगे। तो इतना समरी थी हमारे पास कि हमें पढ़ना था इस एड्जॉर्प्शन के टॉपिक में। और कुछ अब इसके एप्लीकेशंस हैं जो जनरल लाइफ में हम यूटिलाइज करते हैं, उस एप्लीकेशन को भी थोड़ा सा शॉर्ट में डिस्कस करें कि कहाँ कहाँ हम इसके लिए यूज़ करते हैं। इसे हम डिज़ीज़ के क्योर करने के लिए यूज़ कर लेते हैं। बहुत सारी ऐसी मेडिसिन जर्म किलिंग आती है जिसे हमें केवल स्किन की सरफेस पे लगाना होता है। दूसरा, हम इसको हेट्रोजीनियस कैटलिस्ट की तरह वर्कआउट कराते हैं। अब आप कहोगे मैम हेट्रोजीनियस कैटलिस्ट क्या है? तो ये कैटलिस्ट की वीडियो में आपको पूरा डिटेल मिलेगा कि जब रिएक्टेंट and catalyst are in different phase, then this process is called heterogeneous catalysis. तीसरा, हम इसका एप्लीकेशन क्रोमेटोग्राफिक एनालिसिस में करते हैं। व्हाट इज क्रोमेटोग्राफिक एनालिसिस? क्रोमेटोग्राफिक एनालिसिस मीन्स कि कलर्स के सेपरेशन के लिए हम इसको यूज कर लेते हैं। नेक्स्ट, हम इसका एप्लीकेशन देखें तो हम इसको शुगर इंडस्ट्री में भी यूटिलाइज करते हैं। नेक्स्ट एप्लीकेशन देते क्लेरिफिकेशन ऑफ शुगर। शुगर को स्क्रीन करने चारकोल की हेल्प से हम इसको डीकलराइज करते हैं। शुगर का जब हम बनाते हैं बेटा तो वो येलो कलर का होता है, और जब हम उसको एनिमल चारकोल से पास आउट करते हैं तो वो कलर जो है वो चारकोल एब्जॉर्ब कर लेता है, और तब हम बने हुए निकले हुए को जब स्लाइस करते हैं तो वो वाइट क्रिस्टल कलेक्ट। ठीक, नेक्स्ट की एप्लीकेशन, हम इसको गैस मास्क में यूज, जो गैस मास्क फैक्ट्रीज में या कोल माइन जब कोई वर्कर्स जाता है तो उस समय जो गैस, मैंने स्पेशली आपको गैस मास्क मिलेगा। और वैसे तो अगर आज आप तो मास्क हम लोग भी यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि कोरोना का पीरियड चल रहा है और कहते हैं कि बैक्टीरिया को प्रिवेंट करने के लिए हम यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो गैस मास्क बनाए जाते थे क्या, उसमें जब केमिकल्स डाले जाते हैं वो पॉइजनस गैस को
लोग भी कर रहे हैं कि जो भी मास्क पहन रहे हैं हम कहते हैं बाहर या फिर पार्टी कराइए, वॉश करिए। और नेक्स्ट के में ही बताया इन प्रिजर्विंग वैक्यूम वैक्यूम नेक्स्ट का यूज सॉफ्टनिंग ऑफ हार्ड वाटर। तो जितनी भी एप्लीकेशंस आपको डिस्कस कर रहे हैं, इसके अलावा भी बहुत जगह लेकिन 5 7 10 ऐसे हैं जो आपको याद अपने दिमाग में रख, जो आपके पेपर में आपको मार्क्स दिलाने के लिए रिक्वायर्ड है। एक होता है हमें केवल नॉलेज के लिए, और दूसरा हम नॉलेज अभी ले रहे हैं इस 12th क्लास में अपने आप को आगे के हायर एजुकेशन की तरफ मूव आउट करने के लिए। तो नॉलेज बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन नॉलेज के साथ साथ हमें कुछ बातों को अभी दिमाग में रिटेन रखना है, क्योंकि अभी हम बोर्ड पेपर देना है और बोर्ड पेपर में अच्छे मार्क्स को कलेक्ट करना। तो लास्ट हम इसको पहले भी कर चुके थे कि रिमूविंग द मॉइस्चर फ्रॉम द एयर इन द स्टोरेज ऑफ डेलिकेट मॉइस्चर। ये आपके इस टॉपिक का है में आपने एड्जॉर्प्शन, टाइप्स ऑफ एड्जॉर्प्शन, पॉजिटिव, नेगेटिव, केमिजॉर्प्शन, फिजियोप्शन, फिर आपने उसके टाइप्स के बाद फ्रेंचलिक का आइसोथर्म कर्व पढ़ा, फिर आपने उसके एप्लीकेशंस के बारे में जाना, फिर आपने उसके कुछ ग्राफ्स को डिस्कस किया। ये छोटे 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 क्वेश्चंस हैं जो आपको बोर्ड में हेल्प करेंगे, और उसके लिए आपको थॉरो स्टडी करना बहुत ज़रूरी है। जितना मैंने आपको बताया इसकी हेल्प से आप अपने इटसेल्फ के नोट्स प्रिपेयर करिए, और अगर आपको करने में कोई दिक्कत है तो आप मुझे बता दीजिए, मैं आपको पीडीएफ फॉर्म में नोट्स भी प्रोवाइड करा दूँ। ओके।